इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के कुलपति, जेनेटिक्स के प्रोफेसर राजेश सिंह जी, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, कमिश्नर, जिनके नाम के संदर्भ में प्रोफेसर हर्ष जी ने बताया था, स्वनाम धन्य, जिनका नाम देश के विख्यात एस्ट्रोफिजिसिस्ट जयंत नार्लिकर जी के नाम पर रखा गया था। आमतौर पर रखते हैं तो कोई पहला जो नाम का पहला भाग होता है जयंत ऐसा रख के बाकी पांडे शास्त्री जो भी रखते हैं, पर उनको पूरा नाम रखा गया जयंत नार्लिकर। ऐसे हमारे कमिश्नर साहब प्रोफेसर हर्ष सिन्हा जी, सभी विद्वतगण, एकेडमिक्स एंड माय डियर यंग स्टूडेंट्स, मुझे काफी संकट महसूस हो रहा है। एक तो हम कोरोना के कालखंड से पूर्ण रूप से बाहर नहीं आए हैं, तो कोरोना का नियम होता है कि थोड़ा बैठने में दूरी रखें, जिसको आप लोग सोशल डिस्टेंस बोलते हैं, सामाजिक दूरी बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सामाजिक दूरी खराब शब्द है, उसको भौतिक दूरी या फिजिकल डिस्टेंस ही कहना चाहिए। तो वो जो फिजिकल डिस्टेंस जो मेंटेन होना था यहां हो नहीं रहा है। पर मैं सोच रहा था ये कार्यक्रम ऐसा लंबा जा रहा है तो थोड़ी देर में फिजिकल डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि आधे लोग निकल के चले ही जाएंगे। तो मेरे लिए संकट भी है, अवसर भी है कि कुछ लोगों को जाने देना, इसलिए दरवाजे बंद मत करिए पीछे का। दूसरा है कि आमतौर पर आफ्टरनून के लंच के बाद कई लोगों को एक सियास्टा का, यानी दोपहर को सोने का आदत होता है। मैं तो आरएसएस का प्रचारक हूं, हमारे यहां कहा जाता है मजाक से कि वो जो 2 बजे से 3:30 बजे का समय जो है वो हिंदू राष्ट्र का सोने का समय है। तो कई लोग हैं जिनको सोना है, मैं रोकना नहीं चाहूंगा, अच्छा आनंद लीजिए उसका भी। पर सबसे बड़ा संकट है कि यहां जो बहुत बड़ी संख्या में युवा वर्ग है, जिनके बारे में कहा जाता है द एज टू विच यू ऑल बिलोंग, उसके बारे में कहा जाता है कि उठाएंगे तो गोद में नहीं रहेंगे, उतारेंगे तो जमीन पे नहीं रहेंगे। एक घंटा क्लास में बैठना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में आपको बिठा के 2 घंटे तक कोई कार्यक्रम में भाषण के बाद भाषण पिलाते जाए, ये काफी कठिन काम होता है। और मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ता था तो एक किताब होता था, आप में से कुछ लोग पढ़े होंगे, डेल कार्नेगी नाम का व्यक्ति, उसने लिखा था हाउ टू विन फ्रेंड्स, मित्रों को बनाना कैसे। उसमें कई चुटकुले दिए, कई सूत्र दिए थे, ऐसा करने से अच्छे मित्र बनते हैं। उसका कोई विद्वान उसका पैरोडी लिखते हैं, हाउ टू विन एनिमीज। तो उसमें एक सूत्र जरूर होगा कि ऐसे विद्वानों से भरी हुई सभा में अंत में बोलना और लंबा बोलना। श्योर वे ऑफ विनिंग मोर एनिमीज। हमको ऑलरेडी पर्याप्त है और नहीं चाहिए। तो मैं बहुत लंबा कुछ भाषण नहीं देने वाला हूं, संक्षेप में कुछ विचार आपसे मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन के संदर्भ में यहाँ 3 दिन की एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है, संपन्न हो रही है। इसके लिए मैं वाइस चांसलर और पूरे टीम को बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। जैसा हमारे कमिश्नर साहब ने कहा, यह विचार दीनदयाल जी का पिछले शताब्दी का विचार था। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पिछले शताब्दी का उनका विचार था, उनके एक आइडिया था। बट रिमेंबर, पिछली जो शताब्दी रही है, वैसे तो उस शताब्दी के बारे में कहते हैं कि इट वाज ए सेंचुरी, इट वाज एक्चुअली ए लैबोरेटरी ऑफ आइडियाज। विचारों का एक लैबोरेटरी जैसा था पिछली शताब्दी।
दुनिया में अनेक प्रकारों के विचारों के ऊपर प्रयोग हुआ, उनका आचरण हुआ, अमल हुआ। ऐसे जो विचारों की शताब्दी रही है, उस विचारों की शताब्दी में ज्यादातर प्रभाव पाश्चात्य विचारों का रहा। यूरोपियन एंड अमेरिकन थॉट प्रोसेस ही डोमिनेंट रहा है। जो अभी बताया गया कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों यूरोपीय विचार थे, उन्हीं का बोलबाला रहा है पूरे शताब्दी में। अगर इंडिया ने कोई अपना ओरिजिनल पॉलिटिकल आइडिया अगर कोई दिया हो लास्ट सेंचुरी में, तो एक ही आइडिया था, गांधी जी का अहिंसा और सत्याग्रह। उससे बढ़कर हमारा कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं रहा, पर गांधी का वो जो योगदान था वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में उस पॉलिटिकल थॉट का प्रयोग गांधी जी ने किया, अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते भारत को आजाद किया। तो दुनिया में तमाम देशों में एक साथ आजादी के संघर्ष का स्वरूप बदल गया। फ्रॉम आर्म्ड रिवॉल्यूशन टू नॉन वायलेंट रिवॉल्यूशन की तरफ दुनिया मुड़ गई। उस दृष्टि से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वो एक विचार का रहा है, पर वो विचार दुनिया को पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर पाई। इंडिविजुअल लीडर्स थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में थे, तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में थे, पोलैंड में पोलिश रेवोल्यूशन जो आया था लेक वालेसा के नेतृत्व में, उसका इंस्पिरेशन गांधी जी रहे। तो आंग सान सूची का म्यांमार में भी वो इंस्पिरेशन रहे, पर वो कोई सस्टेन्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में दुनिया में प्रस्तुत नहीं हो पाई। तो जो लास्ट सेंचुरी था वो ज्यादातर यूरोपीय विचारों से प्रभावित रहा है। उसमें एक नेशन स्टेट का विचार से शुरू हुआ, यूरोपियन नेशनलिज्म का। एक नाम होता है बिस्मार्क। बिस्मार्क ने 19th सेंचुरी के एंड में जर्मनी, जो आज का जर्मनी है, उसके अलग अलग छोटे छोटे राजा महाराजा होते थे, उन सबको यूनाइट करके जर्मनी को एक राष्ट्र बनाया, नेशन स्टेट बनाया। तब नेशनलिज्म बड़ा ग्लैमरस बना। पर एक 50 साल होते होते ही प्रथम महायुद्ध आया, द्वितीय महायुद्ध आया, तो दुनिया में लगने लगा कि भाई नेशनलिज्म बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, यूरोप का ये डेंजरस है। तो जाके फिर हम अंतरराष्ट्रीय विचारों पर आ गए। यूनाइटेड नेशंस बन गया, दुनिया दो गुटों में बट गई, एक अमेरिका के नेतृत्व वाली कैपिटलिस्ट दुनिया, एक सोवियत रशिया के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट दुनिया। तो कहते थे कि बाइपोलर वर्ल्ड बन गया है, दो कंबों पर दुनिया आज चल रहा है। हम तो बहुत बड़ा फिलॉसफर है इंडियंस, कहते हैं ना मजाक से कि इंडियन अकेला रहता है तो बहुत बड़ा फिलॉसफर है। आप में से हर एक बहुत बड़ा फिलॉसफी बोल सकते हैं अकेले में। दूसरा आएगा तो आर्गुमेंट होगा, जैसे ही तीसरा इंडियन मिलता है कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम फिलॉसफर है, तो हमने कहा कि यार हम इधर भी नहीं जाएंगे, कैपिटलिस्ट अमेरिका में भी, उधर कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन के साथ भी नहीं जाएंगे, हम अलग रहेंगे। तो रह सकते हैं, कोई बात नहीं, पर अलग रहने का भी कोई तो आधार होना चाहिए ना। तो हमने कहा कि नहीं, आधार की जरूरत है, हम नॉन अलाइंड है। नॉन अलाइंड यानी क्या है? हम ना इधर है ना उधर है, हमारा गुट क्या है, ना इधर का ना उधर का गुट हमारा है। थोड़ा रोमांटिक लोग हैं हम। तो हमने उन दोनों गुटों में शामिल तो नहीं हुआ, पर हमारी अपनी विचार देकर एक खड़ा करने का विश्व में प्रयास भी हमने नहीं किया। तो पिछला शताब्दी जैसे जैसे अंत हो रही थी, वो दो कंबों में एक कंबा गिर गया। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई, जैसे ये गिरा ना। तो सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई, तो क्यों हो गई? वो भी तो एक विचार थी पिछले शताब्दी का, कम्युनिज्म भी। बस इतनी एकमात्र कारण से वो कोलैप्स हो गई कि इस विचारधारा से चलते हुए लोगों को उनका कल्याण नहीं हो रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, लोग का कल्याण नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों ने कहा ये विचारधारा हमको नहीं चाहिए, तिरस्कृत हो गया,
मजाक, बहुत सारे जोक्स होते थे उन दिनों में। एक जोक छपा था प्रावड़ा नाम के अखबार में उस समय। उस जोक था कि हमारे इंडिया से एक कम्युनिस्ट सोवियत मॉस्को गया, सोवियत इरा में बहुत फ्रीली ले जाते थे, टिकट दे के ले जाते थे। गया तो वहां एक मित्र था, तो उस मित्र के घर में गया, जाके दल बजाया बजाया तो एक छोटी बच्ची बाहर आई। तो उस बच्ची से इसने पूछा, तुम्हारा पापा है? तो बच्ची ने कहा कि नहीं पापा नहीं है, पापा स्पेस क्राफ्ट में बैठकर स्पेस में गया है। इसलिए सोचा अरे मेरे बहुत रॉन्ग टाइम में आया हूं, क्योंकि स्पेस पे गया मतलब वो 4 महीने 6 महीने तक तो आएगा नहीं। तो ऐसे फिर भी पूछा, अच्छा अच्छा ठीक है, कब वापस आएंगे? तो बच्ची बोली 6 बजे आ जाएंगे। इसको बड़ा आश्चर्य लगा, यार हमारे यहाँ गोरखपुर से देवरिया जाना है, तो कब जाएंगे, कितने देर में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये भी पता नहीं है। स्पेस क्राफ्ट में बैठ के स्पेस में जाएगा, 6 बजे आ जाएगा। बहुत खुश हो गया, लॉन्ग लिव कम्युनिज्म करके बड़ा स्लोगन दिया। फिर पूछा, बेटा मम्मी कहाँ है? तो बच्ची ने कहा कि मम्मी रेशन पकड़ने के लिए, रेशन कलेक्ट करने के लिए रेशन शॉप पर गई है। तो पूछा, अच्छा अच्छा रेशन शॉप पे गई है, तो कितने देर में आ जाएगी? तो बच्ची ने कहा कि पता नहीं है। रशिया में कम्युनिज्म का 5 दशक का अनुभव यह था कि अंतरिक्ष में गया पिता कितने बजे आ जाता है यह पक्का थी, पर रेशन शॉप में गई मां कब आएगी पता नहीं था, क्योंकि रेशन शॉप में रेशन के लिए घंटों तक खड़ा रहना पड़ता था, बोलने की आजादी नहीं होती थी। तो ये जो स्थिति है, देश के समाज को लगा कि हमारे लिए सूट नहीं करेगा, उसको समाज ने तिरस्कृत किया। जब तिरस्कृत किया तो एक पोल गिर गया, तो एक ही पोल बचा है। तो कुछ दुनिया के विद्वानों ने कहने लगा अब तो क्या है, अब तो एक ही बचा है, अब इसी रास्ते पे चलना है। अमेरिका का जो रास्ता है वही रास्ता है दुनिया के लिए। तो दुनिया ने घोषित कर दिया, अमेरिका के विद्वानों ने घोषित कर दिया, अब इतिहास समाप्त है, एंड ऑफ हिस्ट्री। एक फ्रांसिस फुकुयामा नाम के विद्वान है, उन्होंने एक लेख लिखी 1989 में, एंड ऑफ हिस्ट्री। अब कम्युनिज्म खत्म हो गया, एक ही रास्ता बचा है, वो अमेरिकन जो लिबरल, वेस्टर्न लिबरल आइडिया है वही है। यूनिपोलर वर्ल्ड बोलते थे। ऐसा समाप्त हुआ लास्ट सेंचुरी। आज हम 21st सेंचुरी में पहुंचे हैं। तो आज 21st सेंचुरी में जैसे ही हम आए हैं, एक नया दृश्य हमको देखने को मिल रहा है। जो अमेरिका चाहता था कि अब सब लोग मेरे पीछे चले, यूनिपोलर वर्ल्ड रहे, अब दुनिया यूनिपोलर नहीं रही है। यहां पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर स्टूडेंट्स होते हैं तो एक शब्द पढ़ते होंगे, मल्टीपोलैरिटी। बहुस्तंभीय दुनिया बन गई है, बहुस्तंभीय विश्व बन गई है बोलते, यानी अमेरिका तो है पर रशिया भी पूरा समाप्त नहीं हुआ, यूरोपियन यूनियन है, चीन बहुत बड़ा देश के रूप में उभर रहा है, इंडिया उभर रहा है और जापान बड़ा बन गया है। दुनिया में कई ऐसे पोल्स बन गए, कभी कई बड़े बड़े खंभे खड़े हो रहे हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो 21वीं सदी का प्रारंभ हुआ था मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर। मित्रों याद रखना, इतिहास कभी भी एक ही गति से नहीं चलता है। कभी कभी इतिहास इतने तेजी से भागता है कि आप थोड़ा उससे जगते हैं तो आपके सामने एक नया विश्व खड़ा हो जाता है। आज एक बहुत बड़ा तेजी से विश्व भागने का दृश्य हमको ध्यान में आता है, नहीं आता है तो आना चाहिए। कोविड का जो कालखंड है 1 साल का, यह दुनिया के अंदर बहुत तेज गति से बड़ा परिवर्तन लेकर आ गया है। व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन आ गया है, दुनिया की रचना में भी बड़ा परिवर्तन हो रहा है मित्रों। जैसा 1920, 1919, 1920 में प्रथम महायुद्ध के बाद शुरू होकर एक 20 साल के अंदर दुनिया में पूरा परिवर्तन हो गया, ऐसा एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस कोविड के कालखंड के बाद हमको देखने को मिलेगा। इसके लिए तैयार रहो। पहले
ये अब मल्टीपोलर वर्ल्ड भी नहीं रहने वाला है, ये बनने वाला है हेट्रोपोलर वर्ल्ड। हेट्रोपोलरिटी को समझने का कोशिश करिए। हेट्रोपोलरिटी यानी क्या होता है? देश तो अपने आप पोल्स रहेंगे, 10 देश बनेंगे, 11 देश बनेंगे, पर देश के अलावा आज फेसबुक भी एक बहुत बड़ा पोल है। ये जो मेरा भाषण है फेसबुक से दुनिया भर देख रहे हैं। नहीं, मैं फेसबुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं। आज टेक कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज अपने आप में बड़ा पावरफुल ताकत बन के खड़े हो गई है। आज वो देशों से लड़ते हैं। ट्विटर वाले हमारे सरकार से 1 महीने से लड़ रहे हैं। उनको डरा धमका के मुझे जेल में डालेंगे बोलने के बाद अब कुछ जो उनको काम करना था वो कर रहे हैं। ये तो सुनते नहीं है, ताकत बन गए। टेररिस्ट ग्रुप्स आज दुनिया भर में बन रहे हैं, उनका कोई देश की सीमा से संबंध नहीं है, वो किसी भी देश में आतंक कर सकते हैं। आज एनजीओ बहुत बड़े हैं। अब आप कभी कमिश्नर साहब से पूछिए यहां कितने इंटरनेशनल एनजीओ काम करते हैं गोरखपुर में। ग्रास रूट्स में एनजीओ अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। अब एक नया जमाना शुरू हुआ है लोन वुल्फ्स का। हमारे लिए नया नहीं है, गांधी जी से लेकर अन्ना हजारे तक हमने देख लिया है। एक व्यक्ति निकलेगा, सरकारों को हिला देगा, इनको कहते हैं लोन वुल्फ्स। वो इरा फिर से शुरू हो रही है। आपने देखा होगा ग्रेटा थुनबर्ग 16 साल की बच्ची है, वो पर्यावरण को लेकर देश दुनिया के कंपनीज को हिला रही है, देशों को तंग कर रही है। सही कर रही है, गलत कर रही है, अलग प्रश्न है। मैं कह सकता हूं कि उनके कई एजेंडा आइटम्स गलत है, फिर भी ऐसे लोग भी आज दुनिया में उभर रहे। ऐसा एक विश्व में हम पहुंच चुके हैं जो हेटेरोपोलर है। ऐसा विश्व में कोविड के बाद एक नई संरचना खड़ी हो रही है। इसमें एक और अवसर हमको आने वाला है। क्या हम इस नए विश्व रचना में कुछ नए विचार दे सकते हैं? हम भी एक भागीदार बन सकते हैं। वैसे तो परिस्थिति बहुत अनुकूल है। ये नए विश्व की संरचना में जो एजेंडा आइटम्स होने वाले हैं उसमें पर्यावरण बड़ा एजेंडा आइटम होने वाला है। एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज बड़ा इश्यू बनने वाला है। हेल्थ केयर, जब हेल्थ केयर मैं कहता हूं ट्रेडिशनल थिंकिंग अब नहीं है हेल्थ केयर में, यानी बीमारी से लड़ना वो हेल्थ केयर नहीं माना जाता है। स्वस्थ जीवन ये हेल्थ केयर माना जाता है आज के दिन में। नॉट अबाउट डिसीज मैनेजमेंट बट अबाउट हेल्दी लिविंग। ये अब दुनिया में एजेंडा बनने वाला है। टेक्नोलॉजी बड़ा एजेंडा बनने वाला है। मैं अभी वाइस चांसलर साहब से चर्चा कर रहा था, टेक्नोलॉजी में वो उसके अंदर जो रिसर्च है वो बहुत नए नए शिखरों पर ले जाने वाला है। अब आपको घर से यूनिवर्सिटी आने के लिए एक एयर टैक्सी आ जाएगा, वो आपको घर से उठाएगा, यूनिवर्सिटी में ड्रॉप करेगा, 200 रुपया लेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे ऐसे टेक्नोलॉजीज आने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा क्षेत्र बनने वाला है। मेटा डेटा, बिग डेटा बड़ा क्षेत्र बनने वाला है। एक नए विश्व में प्रवेश कर रहे हैं। उस विश्व में बहुत बड़ी संभावना भारत के लिए है, क्योंकि उस नए विश्व को, विश्व संरचना को चलाने का विचार हमारे पास है, जिसको एकात्म मानव दर्शन कहते हैं। वो वही विचार है। पर्यावरण की रक्षा करना, उसका विचार हमारे पास है। मैं उस गहराई में इसलिए नहीं जाऊंगा, 3 दिन से आपको बहुत बोले होंगे उसके बारे में, सत्र के बाद सत्र में बोले होंगे, उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट पर्यावरण हमारा सोच है। हम पर्यावरण को एक पवित्र भाव से देखते हैं। इसकी रक्षा करना हमारा सहज बात है। सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, ये हमारी मूल कल्पना है। सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः मूल कल्पना है हमारा। और भारत बहुत बुद्धिमानों का देश है। आज दुनिया के 12 बड़े टेक जायंट्स के टॉप पोजीशन में इंडियन है। सुंदर पिच्चई से लेकर सब इंडियन है। बड़े बड़े कंपनीज में दिमाग है हमारे पास बहुत बड़ा।
हाँ, अलग बात है, ये दिमाग कई चीजों के लिए यूज होता है। तो आज हमारे पास नई दुनिया को दिशा देने का एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है। मुझे ज्यादा समय नहीं लेना था, इसलिए मैं कई इश्यूज को केवल स्पर्श करके आगे जा रहा हूं, मैं इनके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। बट दुनिया में केवल आपके पास विचार होने से कोई आपको सुनने वाला नहीं है। आपके पास एक ताकत भी चाहिए। कमजोर व्यक्ति दुनिया को धर्म की बोध नहीं कर सकता है। इसीलिए दीनदयाल जी के उस बात को हमेशा याद रखिए। दीनदयाल जी कहा करते थे, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज ए ग्रेट आइडिया, ग्रेट थॉट। वो वैसे दीनदयाल जी ने अपने तरफ से कोई निर्माण नहीं किया, हमारे सनातन संस्कृति के जो महान बिंदु है उन्हीं के आधार पर उन्होंने उस विचारधारा को आगे रखा है। और वो कहते थे, इसके लिए राष्ट्र की आत्मा जगनी है, राष्ट्र का विराट जगना है। यानी विराट यानी क्या है? उन्होंने दो शब्द प्रयोग किया था, चित्य और विराट। चित्य और विराट यानी क्या है? राष्ट्र के व्यक्ति को जगना होगा। व्यक्ति इस राष्ट्र की आत्मा है, उस व्यक्ति को ताकतवर सशक्त बनाना होगा, वो होता है चिति। ऐसे सशक्त आत्मा के आधार पर जब नेशन खड़ा होता है वो होता है विराट। मैं एक ही आपको समांतर उदाहरण देता हूं, शायद हमें कोई उदाहरण के रूप में स्वीकार करने वाला देश नहीं है, बट फिर भी मैं कह रहा हूं, चाइना है हमारे पड़ोस में। आप जानते हैं क्या कि आज से 30 साल पहले 1990 में चीन और भारत जीडीपी में लगभग समान थे। लगभग 1980 में हम समान ही थे। 90 से आज हम 2020 में 30 साल आगे बढ़े हैं। 30 साल में चीन भारत से 5 गुना बड़ा जीडीपी वाला देश बन गया है। कैसे बना है? हम भी 130 करोड़ है, वो 140 करोड़ है, लगभग इतना ही आबादी है। चीन ने अपने राज्य व्यवस्था के आधार पर एक राष्ट्र के अंदर की ताकत को, नेशनल स्ट्रेंथ को खड़ा करने का कोशिश किया। उसमें चीन जो सफलता पाई है, इस समय वो देश दुनिया का बड़ा ताकतवर देश बन के खड़ा है। मैंने कहा 20वीं सदी यूरोपीय विचारों की सदी रही है। 21वीं सदी यूरोपीय विचारों की सदी नहीं रहने वाला है। पर अगर 21वीं सदी हमारे विचारों की सदी बनना है, शताब्दी बनना है, तो हमें बहुत कुछ पहले इस देश में करना होगा। नहीं तो 21वीं सदी बनेगी चीन के विचारों की। ऑलरेडी दुनिया में विद्वान लोग लिख रहे हैं, 21st century is going to be the Chinese century. It has to become the India century. उसके लिए इस राष्ट्र की अस्मिता और ताकत को जगाना होगा। इस राष्ट्र में समाज को, अभी स्वच्छ भारत का जिक्र हो रहा था। स्वच्छ भारत यानी क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश को स्वच्छ रखने के लिए हम सबको आगे आना है। तो आप में से अगर पढ़ा लिखा विद्वान बच्चा है तो पूछ सकता है, तो अगर हमको देश को स्वच्छ रखना है तो आप क्यों हैं? ऐसा तो पूछ तो सकते हैं। हम सरकार में कमिश्नर बनाए हैं या म्युनिसिपल ऑफिसर बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं आप हमारे सड़कों को, हमारे स्थानों को स्वच्छ रखेंगे। हमारे यह मनोवृत्ति है, हम सरकार को काम दे दिया है वो करेंगे देश का काम। हम लड़ते रहेंगे, जो सही है गलत है सबके लिए। ये प्रवृत्ति बदलना होगा। इस देश का हर नागरिक को इस देश के निर्माण में स्टेक होल्डर बनना होगा। पार्टिसिपेंट नहीं, वोटर नहीं, स्टेक होल्डर बनना होगा। गांधी जी इसको राम राज्य कहते थे। राम राज्य इज द स्टेक होल्डरशिप मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट द वोटर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। हम वोट दे देंगे, ठीक है। अंबेडकर इसको सोशल डेमोक्रेसी बोलते थे, सामाजिक लोकतंत्र बोलते थे। उस राम राज्य या सामाजिक लोकतंत्र इस देश में आना है। हम सबको इस देश की संरचना में, इस देश को ताकतवर बनाने में स्टेक होल्डर बनना है।
स्टेक होल्डर यानी हमें भी कुछ करना पड़ेगा उसमें। उसके बारे में हर नागरिक को सोचना पड़ेगा आज के दिन में। वो है चिति, हमारे अंदर की आत्मा को जगाकर इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण में उसको आहुति करना होगा ताकि राष्ट्र एक विराट के रूप में खड़ा हो सके। इसके लिए हमको तैयार होना होगा। दूसरा इसका बड़ा पक्ष है, देश के आर्थिक ताकत को भी बहुत बढ़ाना होगा। दीनदयाल जी का शब्द का परिचय हुआ था अंत्योदय। वैसे गांधी जी भी इसकी बात कहते थे, विनोबा भावे कहते थे ये बात को। दीनदयाल जी ने इसको बहुत बड़ा आर्थिक सूत्र बनाया था, अंत्योदय, द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द लास्ट मैन। आपको अखबारों में, हम तो नेता है, हम तो हमेशा अच्छे डाटा ही देते हैं। अच्छा डाटा में हम क्या कहते हैं, दुनिया का 5वां बड़ा आर्थिक शक्ति हम बन गए हैं। हम तो आज करीब $3 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन गए, दुनिया का नंबर 5 है। अब कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन बनेंगे, बन जाएंगे, बहुत जरूर बनेंगे। प्रधानमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, देश का आर्थिक स्थिति अच्छा हो, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, हम बन ही जाएंगे। 24 में नहीं बनेंगे तो 25 में बनेंगे, क्योंकि टेक ऑफ हो गया है देश। बट डू यू नो, हमारा पर कैपिटा जीडीपी में हमारा रैंकिंग 158 है। यानी हर व्यक्ति आय के आधार पर अगर देखेंगे दुनिया में, हम 5वें में नहीं, 10वें में नहीं, 100वें में नहीं, 158 में है। भाई संकल्प करो, इस देश के सामान्य व्यक्ति को संपन्न बनाना है, इसमें कोई और सूत्र नहीं लेना है। भारत आनंद का देश है मित्रों। मैं चाइना में एक कॉन्फ्रेंस में था, तो एक चाइनीज स्कॉलर ने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा, सर यू विल नेवर बी एबल टू कम्पीट विद अस। मैं थोड़ा चौंक गया, ये बहुत अहंकार से बोल रहा है। तो मैंने कहा नहीं, क्यों? उसने कहा क्योंकि यू आर वर्शिपर्स ऑफ पॉवर्टी। मैंने कहा वर्शिपर्स ऑफ पॉवर्टी क्या? नहीं, आप क्या, तो पूरा सब कुछ छोड़ के जो सन्यासी बन गया, एक कपड़ा पहन के घूमता है, उनको आप तो प्रणाम करके पूजा करते हैं, यू आर वर्शिपर्स ऑफ पॉवर्टी। तो मैंने उनको जो उत्तर देना था दिया, यार हम वर्शिपर्स ऑफ पॉवर्टी नहीं, वी आर वर्शिपर्स ऑफ सैक्रिफाइस, वी आर नॉट वर्शिपर्स ऑफ पॉवर्टी। बट मित्रों, सैक्रिफाइस वही कर सकता है जिसके पास कुछ है। वो कुछ है, ऐसा समाज को बनाना है, प्रॉस्परस इंडिया को बनाना है, रिच इंडिया को बनाना है, रिच इंडियन को बनाना है। इसमें किसी का मन में कोई संभ्रम नहीं होना है। आप ये मत समझो कि देश की जनता तो हैप्पीनेस इंडेक्स है, कुछ नहीं है तो भी खुश रहेगा, नहीं। इस देश का हर युवक चाहता है कि जीवन अच्छा रहे, और हमारा फिलॉसफी भी वही है, सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। क्या अर्थ है इसका? परलोक का सुख की बात नहीं थी ये, यह लोक में सुख होना चाहिए। मेरे जीवन में मुझे सुख चाहिए, आनंद चाहिए। वो आनंद हमको हर गांव में लाना चाहिए। इसलिए अभी कह रहे कमिश्नर, हर व्यक्ति को अपना घर चाहिए, अपने जीवन में एक खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, संपन्नता चाहिए। उसके लिए राष्ट्र को प्रयास करना होगा, वो अंत्योदय है। इसमें एक ही बात है, इसमें हमारे शास्त्रों में एम्फसिस केवल सुख पर नहीं है, एम्फसिस है सर्वेपि पर। सर्वेपि का अर्थ होता है सबको चाहिए, सबको सुख मिले, इसके लिए कुछ को त्याग करना चाहिए। जिसके पास है वो बाकी लोगों के सुख के लिए काम करना चाहिए। यह एकात्म मानव दर्शन है मित्रों। भारत को इन सूत्रों पर, राम राज्य ऑफ गांधी जी, सोशल डेमोक्रेसी ऑफ अंबेडकर और अंत्योदय ऑफ दीनदयाल जी, इनके सूत्रों पर पुनः निर्माण करके खड़ा करना होगा। इस राष्ट्र के विराट को जगाना होगा। आज जगह नहीं है। आज हम इस देश के हित के लिए होने वाले कामों के भी विरोध करने में तुले हुए हैं। इस देश का किसान आज आजादी चाहता है, हम आंदोलन कर रहे हैं, नहीं, किसान को आजादी नहीं चाहिए।
कुछ लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं। मैंने पहले ही कहा था, देश के दुनिया के अंदर एक अराजकता वाला माहौल आज बन रहा है। इस अराजकता से बचकर हमें इस राष्ट्र के सत्व को जगाना है, वह हम सभी के कंधों पर है मित्रों। तो मैं एक छोटी सी बात विचार के लिए आपके सामने छोड़कर समाप्त करता हूं। युवा वर्ग यहां है, आप इस सत्र के बाद घर चले जाएंगे, आंगन में बैठ के कोई किताब पढ़ रहे होंगे, तो उस रास्ते से, उस गली में से कोई गाय या कोई निकल रहा होगा, वो थोड़ा रुक के आपके तरफ मुड़ के पूछेगा, राकेश जी आप में और मेरे में अंतर क्या है? पूछ लेगा। तो बहुत ज्यादा तर्क में नहीं जाना कि गाय कैसे पूछेगा साहब आप क्या बात कर रहे हैं, उस तर्क में नहीं जाना। मैं केवल एक चर्चा के लिए कह रहा हूं। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बुद्धिमान है, हमारा बुद्धि है, पढ़ा लिखा है हम। आपको कैसे पता कि गाय को बुद्धि नहीं है? गधा को भी होता है, कभी उसके पीछे खड़ा होकर देखो। पता उनकी अपनी बुद्धि होती है, एक लात मारती है, तो कोई अंतर नहीं है। मैं बचपन में पढ़ाई करता था तो हमको मंडे ट्यूसडे सिखाने के लिए एक राइम होता था, बॉर्न ऑन मंडे, ऐसा थोड़ा होता था। मंडे को पैदा हुआ, ट्यूसडे को नाम दिया, वेडनेसडे को बड़ा हुआ, थर्सडे को शादी हुई, फ्राइडे को बच्चे हुए, सैटरडे को बूढ़ा हुआ, संडे को मर गया। तो मंडे टू संडे सीख लेने के लिए होता था, अच्छा सीख लिए, पर इन दी प्रोसेस हमने क्या सीखा? पैदा हुआ, पैदा किया, मर गया। हम सभी का जीवन यही है। हम में से अधिकांश लोगों का जीवन यही होता है मित्रों, पैदा हुआ, पैदा किया, मर गया। इस साइकिल में से बाहर आना पड़ेगा। पैदा भी करो पर देश के लिए भी कुछ करो। इस राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए कुछ करना होगा। क्या कर सकते हैं, इसके बारे में इस देश का हर युवक युवती को सोचना होगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड participatory stakeholder democracy. That is what is called Ramarajya. That is what is the integral thought of Pandit Deendayal Upadhyay. इससे ज्यादा भारी मुझे करना नहीं है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।